हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अरुण अग्रवाल उड़ान आईएएस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लगातार आपको ऑनलाइन माध्यम से अपनी कक्षाएं उपलब्ध करा रहे हैं और इस कड़ी में हम लोगों ने भारत का भूगोल शुरू किया है। भारत के भूगोल में हम लोग भारत का भौतिक भूगोल पढ़ रहे थे। भूगोल का क्लासिफिकेशन हमने किया भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, ये 3 ब्रांचेज में। उसके बाद उसको हम लोग भारत के स्तर पे, विश्व के स्तर पे और अलग अलग राज्यों के स्तर पे पढ़ सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया। उसमें हम लोग भारत का भूगोल और भारत का भौतिक भूगोल अभी पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप हमारे बोर्ड पे टॉपिक देख सकते हैं, लिखा हुआ है भारत का भौतिक भूगोल। और इस भारत के भौतिक भूगोल का हम लोगों ने कई ब्रांचेज में डिवीजन किया था। उसमें हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, भारत का भू आकृतिक विभाजन पढ़ रहे हैं। और इस भू आकृतिक विभाजन में हम लोग प्रायद्वीपीय पठार, भू आकृतिक विभाजन में हम लोगों ने भारत को कई भागों में बांटा था, जिसमें मैंने आपको बताया था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान, थार मरुस्थल और द्वीपीय क्षेत्र। उसमें हम लोगों ने भारत के उत्तरी भाग में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया था, जो हिमालय पर्वत के रूप में अवस्थित है। और उसको हमने कई अलग अलग आयामों के माध्यम से पढ़ा। हमने उसमें नदियों के आधार पे देखा, हमने उसमें संरचना के आधार पे देखा और उससे जुड़े हुए तमाम तरह के तथ्य देखे। इससे संबंधित जो वीडियोस हैं वो हमारे YouTube चैनल पे उपलब्ध हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि पीछे का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो कृपया आप हमारे चैनल पे या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक उपलब्ध कराए गए उसके माध्यम से पीछे के वीडियोस को देख लें, ताकि आप बाकी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करा सकें। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप अभी तुरंत हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पे क्लिक कर दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियोज आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सकें। दोस्तों, आज हम लोग भारत के भू आकृतिक विभाजन में प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। और प्रायद्वीपीय पठार में पिछला वीडियो हमने प्रायद्वीपीय पठार पे ही बनाया था। प्रायद्वीपीय पठार में एक सेगमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें हमने क्या पढ़ा है, उसमें हमने केंद्रीय उच्च भूमि पढ़ा है। मैं यहाँ पे आपको समझा दूं, प्रायद्वीपीय पठार को हम यहाँ पे 6 ब्रांचेज में बांट के पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहला ब्रांच है वो है केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि इसका विस्तार अरावली पर्वत और विंध्यन पर्वत के बीच में है ना। अरावली पर्वत और विंध्यन पर्वत के बीच में मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार और बुंदेलखंड पठार के रूप में ये अवस्थित है। कौन सा? केंद्रीय उच्च भूमि। और इसमें हम लोगों ने अरावली पर्वत से जुड़े हुए तमाम इंफॉर्मेशंस देखे। अरावली पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है देखा। अरावली पर्वत से कौन सी प्रमुख नदी पश्चिम में और पूर्व की ओर निकलती है वो देखा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर, उसको हमने देखा। और तमाम मेवाड़ के पठार से संबंधित इंफॉर्मेशन देखे, मालवा के पठार से संबंधित इंफॉर्मेशन देखे, बुंदेलखंड के पठार से संबंधित इंफॉर्मेशन देखे, विंध्यन पर्वत से संबंधित इंफॉर्मेशन देखे। विंध्यन पर्वत के बारे में हम लोगों ने देखा कि इसका विस्तार पश्चिम में गुजरात से लेके पूर्व में कहां तक है, पूर्व में बिहार के कैमूर जिले तक और झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी तक है। ये सारी चीजें 1200 किलोमीटर लगभग लंबा विस्तार है। अरावली पर्वत का 800 किलोमीटर लंबा विस्तार है। ये सारा हम इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पिछले वीडियोज में देखा है, पिछले वीडियो में देखा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया आप पीछे का वीडियो एक बार जरूर देख लें। उसके बाद हमने आपसे बताया था कि ये जो केंद्रीय उच्च भूमि है उसको पूर्वी पठार से अलग करता है बाघेल खंड का पठार। तो बाघेल खंड के पठार के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देखा था। दोस्तों, आज हम लोग इसमें 2 चीजों के बारे में देखेंगे। पहला, ये रेड कलर से जो हमने घेरा लगाया है, पूर्वी पठार को समझेंगे, और दूसरा उत्तर पूर्वी पठार को समझेंगे। और इसके अगले वीडियो में हम लोग जो बाकी बची हुई चीजें हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग पूर्वी पठार के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो पूर्वी पठार है, भारत के नक्शे पे कल हमने आपको दिखाया था कि केंद्रीय उच्च भूमि कहाँ पे अवस्थित है, पूर्वी पठार कहाँ पे अवस्थित है, पूर्वोत्तर का पठार कहाँ पे अवस्थित है भारत के नक्शे पे। ये सारी चीजें आपको दिखाई थी हमने। दक्षिण की पहाड़ियां कहाँ है, दक्कन का पठार कहाँ अवस्थित है और पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ अवस्थित है। तो यदि भारत के मैप पे इनको देखना हो तो हमारा पिछला वीडियो आप जरूर देख लें। अब यहाँ पे देखिए, जो पूर्वी पठार है उसको हम मूलतः 3 भाग में बांटेंगे। पूर्वी पठार में एक हिस्सा जो है वो छोटा नागपुर पठार के रूप में है, दूसरा हिस्सा छत्तीसगढ़ बेसिन के रूप में है और तीसरा हिस्सा दंडकारण्य पठार के रूप में है। तो एक बात तो ये ध्यान में रखना कि पूर्वी पठार में 3 अलग अलग जो क्षेत्र है वो शामिल है। पहला छोटा नागपुर का पठार, दूसरा छत्तीसगढ़ बेसिन और तीसरा दंडकारण्य का पठार। अब इनसे जुड़े हुए तमाम इंफॉर्मेशन, जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उससे जुड़े हुए जो भी तथ्य होंगे वो साथ साथ बताता चलूंगा।
और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक दो बातें और बता दूं कि कुछ जैसे अभी आपने जो भी एक पर्टिकुलर रीजन पढ़ा है तो उस रीजन से संबंधित बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। वहाँ पे उद्योगों की संरचना कैसी है, वहाँ पे खनिज संपदा कैसी है, वहाँ की जो भूगर्भिक संरचनाएं हैं माने पृथ्वी के अंदरूनी सतह में जो संरचनाएं हैं या जो चट्टान है वो किस प्रकार के हैं, तो इन सबसे संबंधित अलग अलग टॉपिक्स के वीडियोस में आपको उपलब्ध कराता चलूंगा। आप बिल्कुल परेशान ना होंगे, क्योंकि अगर यहीं पे सारी चीजों को पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो खिचड़ी बन जाएगा, तो फिर उसको समझना बड़ा मुश्किल होगा। तो हम एक तरह की चीजों को एक जगह समझ रहे हैं, दूसरे प्रकार की चीजों को दूसरी जगह समझेंगे, तीसरे प्रकार की चीज को तीसरी जगह समझेंगे। यही पढ़ने का सही तरीका है और इसी तरीके से हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। दोस्तों देखिए, जो पूर्वी पठार है, पूर्वी पठार को हमने 3 भाग में बांट दिया। फिर से यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 सेगमेंट में बांटा हुआ है। एक छोटा नागपुर का पठार, दूसरा छत्तीसगढ़ बेसिन और तीसरा दंडकारण्य का पठार। यहाँ जो बना है इसके बारे में भी हम समझाएंगे, आप चिंता न करें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे छोटा नागपुर पठार के बारे में। छोटा नागपुर पठार के बारे में एक दो बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आपको आए दिन किताबों में पढ़ते समय दिखाई पड़ता है। वो ये कि छोटा नागपुर पठार भारत में खनिज संपदा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र या कहें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पूरे भारत में जितना मिनरल रिसोर्सेस मिलता है, खनिज संसाधन मिलते हैं, उसका लगभग 40% अकेले झारखंड में पाया जाता है और उसमें से जो ज्यादातर मिनरल्स हैं वो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में मिलते हैं, ऐसा हम आप सभी लोग जानते हैं। तो छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र जो है वो प्रचुर खनिज संपदा वाला क्षेत्र है। कोयला के साथ साथ लोहा, अभ्रक, बॉक्साइट और तमाम तरह की मैग्नीज, तमाम तरह के जो खनिज संसाधन वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र को भारत का रूर कहा जाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कई बार एग्जाम में पूछा गया इनमें से किसे भारत का रूर कहते हैं, तो किसे कहते हैं, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र को भारत का रूर कहते हैं। ये एक बात आप ध्यान में रखिएगा, छोटा नागपुर को या छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र को भारत का रूर कहा जाता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, ये रूर शब्द आया कहां से, तो जानते हैं जर्मनी में, जर्मनी का एक खास हिस्सा है, वहां पे खनिज संसाधनों की बड़ी प्रचुरता और कोयला वहां विशेष रूप से बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। उस क्षेत्र को रूर क्षेत्र कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार की यहाँ पे खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से जो झारखंड के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की संरचना है वो कुछ इसी प्रकार की है, इसीलिए इसे एक उपनाम दे दिया गया भारत का रूर। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी बात, छोटा नागपुर का जो पठार है, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो उसकी संरचना कुछ इस तरीके से है ना, और इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो फ्लैट है, चिकना है ना। तो ऊपरी हिस्सा जो टापूनुमा है, आप इसको कह सकते हैं टापूनुमा है, और इस टापूनुमा ऊपरी हिस्से की आकृति को पाट कहा जाता है। पाट लैंड बोलते हैं या पाट क्षेत्र बोलते हैं। कई सारे पाट झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हैं, जैसे नेतरहाट पाट है, जमीरा पाट है और तमाम गणेशपुर पाट है, तमाम पाट है। और इसके बाद आप यहाँ से छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश करेंगे तो वहां पे भी कुछ इसी प्रकार की संरचनाएं मिलती हैं, उनको भी पाट के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैन पाट हो गया, एक बड़ी प्रमुख स्थल है छत्तीसगढ़ में, घूमने की जगह है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का जो ऊंचा वाला स्थान है टापूनुमा, पठार का ऊपरी भाग टापूनुमा जो है उसे पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक ये महत्वपूर्ण बात हो गई। अब अगर हम छोटा नागपुर पठार के बारे में और इसको थोड़ा सा डिटेल करें तो छोटा नागपुर पठार को मूलतः 3 भाग में बांट सकते हैं, 3 भाग में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है रांची का पठार और दूसरा, देखिए मूल रूप से रांची का पठार और हजारीबाग का पठार छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में आता है, लेकिन इसका जो पूर्वोत्तर सीमा है राजमहल पहाड़ी के साथ लगता है, इसीलिए यहाँ पे राजमहल पहाड़ी हमने लिखा है। माने राजमहल पहाड़ी को छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं मानेंगे, राजमहल पहाड़ी के बगल से छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र शुरू हो जाता है। ये कहने का यहाँ तात्पर्य, ये संथाल परगना का क्षेत्र है और इसके जस्ट बाउंड्री से छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र है। छोटा नागपुर पठार में मूल रूप से 2 पठार आप कह सकते हैं, मूल रूप से रांची का पठार और हजारीबाग का पठार। फिर क्लासिफाई करेंगे तो हजारीबाग का पठार जो है उसको भी डिवाइड करते हैं, ऊपरी हजारीबाग का पठार, निचला हजारीबाग का पठार। उसी में जो हजारीबाग का पठार का एक क्षेत्र है उसको कोडरमा पठार के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब जब झारखंड के बारे में हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे तो वहां पे इन सारी चीजों को देखेंगे। अब यहाँ पे जो मूल बातें जीएस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पेपर 1 के दृष्टिकोण से, सामान्य जीएस के दृष्टिकोण से, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन आपको सभी एग्जाम्स में काम आएगा। ये नहीं कि केवल जेपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, जितने भी एग्जाम्स है, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, राजस्थान पीएससी, हरियाणा पीएससी,
सारे में जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पे ये इन्फॉर्मेशन काम आएंगे। ठीक है, तो छोटा नागपुर के पठार को मूल रूप से रांची का पठार और हजारीबाग के पठार में हमने डिवाइड कर दिया, और इसका जो पूर्वोत्तर का भाग है वो राजमहल पहाड़ी से संलग्न है, राजमहल पहाड़ी से घिरता है। ठीक है, अभी रांची का पठार जो है और हजारीबाग का पठार जो, इसके बारे में छोटी छोटी बातें जान लीजिए। रांची के पठारी क्षेत्र में एक बड़ी प्रमुख नदी बहती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। आप सभी लोगों ने सुना होगा, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की एक बड़ी प्रमुख नदी है। और अगर आप कहें तो स्वर्ण रेखा नदी इसका नाम क्यों पड़ा, तो ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ण रेखा नदी के जो रेत हैं उसमें सोने के अंश पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा नदी पड़ गया। यद्यपि उस रेत से सोना निकालने की प्रक्रिया बड़ी ही कॉस्टली है, प्रोसेसिंग बहुत ही कॉस्टली, इसीलिए उससे सोना नहीं निकाला जाता, लेकिन नामकरण इसका इसी रूप में किया गया, स्वर्ण रेखा नदी। तो एक बात तो ये हो गया। और इस स्वर्ण रेखा नदी पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। आप में से जो लोग भी कभी झारखंड घूमने जाएं, झारखंड की राजधानी रांची में जाएं, तो रांची डिस्ट्रिक्ट में ही है हुंडरू जलप्रपात, जो बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही मनोरम जलप्रपात है। आप सभी लोग जरूर घूमने जाएं, मेरा रिकमेंडेशन है। तो हुंडरू जलप्रपात एक प्रमुख जलप्रपात है और ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इससे ऊंचा एक और जलप्रपात है जो झारखंड के लातेहार जिले में है और उसका नाम है बूढ़ा घाट जलप्रपात। ठीक है, तो हुंडरू जलप्रपात बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत पॉपुलर है झारखंड में, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि ये जो स्वर्ण रेखा नदी है इसके बारे में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, मैंने कल आपको बताया था, या आप सभी लोग जानते होंगे कि नदियां जो हैं मूल रूप से दो प्रकार से समाप्त होती है। एक या तो जाके समुद्र में गिर जाती हैं या फिर वो किसी दूसरे नदी में जाके मिल जाती हैं। तो झारखंड की जितनी भी नदियां हैं वो उनमें से कोई भी नदी समुद्र में नहीं गिरती, केवल एक नदी ऐसी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में जाके गिरती है बंगाल के खाड़ी में, उसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जितनी भी झारखंड की नदियां हैं वो किसी न किसी दूसरी नदी में जाके मिल जाती है, यानी सहायक नदी के रूप में वो अवस्थित है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात हो गया। दूसरी बात, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार, इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है, या आप कहें इन दोनों के बीच से एक नदी बहती है जो इन दोनों पठारों को अलग करती है, उसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी, तो आप कह सकते हैं दामोदर नदी रांची के पठार और हजारीबाग के पठार को विभाजित करता है, अलग करता है। और ये जो दामोदर नदी है ये भ्रंश घाटी के रूप में बहती है। अब भ्रंश घाटी क्या होता है, ये आपको किसी वीडियो में जब हम लोग पर्वतों के निर्माण की संरचना, पर्वतों के निर्माण के कारण पढ़ेंगे, उनकी संरचनाएं पढ़ेंगे, कैसे निर्मित होते हैं, तो वहां पे आपको समझाऊंगा। तो भ्रंश घाटी आप ध्यान में रखिएगा, भारत में कई नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जैसे नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, दामोदर नदी है, ये सारी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो दामोदर नदी घाटी अपने आप में एक भ्रंश घाटी यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, एक प्रमुख बात है। दूसरी बात, दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है, बहुत प्रचुर मात्रा में कोयले की उपलब्धता है। आप जानते हैं ये दामोदर नदी जो है ये झारखंड के धनबाद, बोकारो, इन सब जिलों से होकर बहती है, और धनबाद, खास करके जो धनबाद और उसका झरिया क्षेत्र है वो कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रमुख है। तो यहाँ पे कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है, ये एक बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो कोयला मिलता है उसमें प्राइम कोकिंग कोल, आप जानते होंगे कि प्राइम कोकिंग कोल का पूरे भारत में एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है। तो प्राइम कोकिंग कोल इसी दामोदर नदी के अपवाह क्षेत्र में पाया जाता है, एक बड़ी प्रमुख बात है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरी प्रमुख बात कि दामोदर झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, यानी इसका अपवाह क्षेत्र सबसे ज्यादा है ना, स्वर्ण रेखा से भी ज्यादा। यद्यपि स्वर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है, लेकिन उससे बड़ी नदी कौन सी है, दामोदर नदी है, जो झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। और सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। और आप समझ सकते हैं क्योंकि इस नदी के अपवाह क्षेत्र में कोयले की प्रचुरता है, तो कोयले से निकले हुए जो डस्ट हैं, कोयले के अंश हैं, वो इस नदी के जल में मिल जाते हैं, इसके कारण ये नदी अत्यधिक प्रदूषित हो गई है ना। तो ये इंफॉर्मेशन आपको मूल रूप से ध्यान में रखना है। तीसरी बात कि छोटा नागपुर पठार के नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में एक पहाड़ी है जिसका नाम है राजमहल पहाड़ी। मैंने कहा राजमहल पहाड़ी के बगल से छोटा नागपुर पठार की शुरुआत होती है ना। तो ये राजमहल पहाड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये राजमहल पहाड़ी जो है इसका निर्माण ज्वालामुखी पर्वत के रूप में हुआ है।
माने ये जो राजमहल पहाड़ी बनी है वहां पे कभी पुराने समय में कभी वोल्केनिक प्रोसेस हुआ होगा और उसी वोल्केनिक प्रोसेस से निकले हुए जो लावा हैं उन्हीं के ठंडा होने से ये राजमहल पहाड़ी का, राजमहल पर्वत का निर्माण हुआ है। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और आप ध्यान में रखिएगा कि भारत में अगर आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के क्षेत्रों को छोड़ दें तो और आपको कहीं पे भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं मिलेंगे। तो भारत के मुख्य भूमि पर एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत राजमहल पर्वत के रूप में विद्यमान है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात कि राजमहल पर्वत का जो क्षेत्र है यहाँ पे जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया हुई और उससे जो लावा निकला वो ठंडा होने के बाद मूलतः बसाल्ट चट्टान के रूप में परिवर्तित हो गया। बसाल्ट चट्टान, तो यहाँ पे बसाल्ट चट्टान की अधिकता होती है और इस बसाल्ट चट्टान के अपक्षयन से यहाँ पे काली मृदा का विकास हुआ है। आपको कल बताया था कि जहां बसाल्ट चट्टान का अपक्षयन होगा वहां पे काली मृदा ही पाई जाएगी। तो यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए इस छोटा नागपुर पठार के अलग अलग हिस्सों को यहाँ डायग्राम से समझाया हूं मैं। ये जो देखिए ये साउथ में, तो रांची प्लेट्यू जो है वो दक्षिणी हिस्से में है, हजारीबाग प्लेट्यू जो है वो नॉर्थ हिस्से में है और इसके नॉर्थ ईस्ट में राजमहल की पहाड़ी अवस्थित है। ये डायग्राम थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा तो आपको लोकेशन वाइज इसको समझाने में या बताने में आसानी होगी, सुविधा होगी। तो ये हमने छोटा नागपुर पठार की बात कर ली। छोटा नागपुर पठार के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जिसको झारखंड के लिए जब हम अलग से क्लास बनाएंगे, आपको उपलब्ध कराएंगे वीडियो, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन। छत्तीसगढ़ बेसिन मूलतः छत्तीसगढ़ के बीच के क्षेत्र से एक नदी बहती है जो बड़ी प्रमुख नदी है जिसका नाम है महानदी, है ना। और उस महानदी के द्वारा निर्मित बेसिन को छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन कहा जाता है। और ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो मूल रूप से पठार का ही पार्ट है, लेकिन वो मैदान के रूप में विकसित हुआ है। वो छत्तीसगढ़ पठार का पार्ट है लेकिन वो पूर्वी पठार का पार्ट है, लेकिन वो मैदान के रूप में विकसित हुआ है। क्यों? वहां पे महानदी बेसिन का बहुत बड़े एरिया में विस्तार है जिसके कारण ये मैदान के रूप में विकसित हुआ है ना। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आप अगर छत्तीसगढ़ बेसिन को देखिएगा तो ये देखिए मैंने एक लोकेशन दिखाया। यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ बेसिन है ये चारों ओर से अलग अलग संरचनाओं से घिरा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इसके नॉर्थ में छोटा नागपुर पठार है, यानी छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में है, या आप कहें छत्तीसगढ़ बेसिन के नॉर्थ में छोटा नागपुर पठार है। आप जब एटलस देखेंगे तो आपको ये चीज बहुत आसानी से दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसके नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में, तो रायगढ़ पहाड़ी आपको मिलेगी। रायगढ़ हिल्स, रायगढ़ हिल्स इसके किधर? नॉर्थ के हिस्से में। और अगर नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में, सॉरी नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में, और अगर इसके साउथ ईस्ट के हिस्से में जाएंगे तो आपको रायपुर का पठार मिलेगा। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, तो रायपुर का पठार इसके साउथ ईस्ट में मिलेगा। और अगर आप इसके साउथ में जाते हैं, दक्षिणी भाग में जाते हैं, तो आपको बस्तर का पठार मिलेगा। बस्तर आए दिन चर्चा में रहता है नक्सली गतिविधियों के कारण, पिछड़ा क्षेत्र है, काफी नक्सलवाद का प्रभाव है, इसके बहुत ही घनघोर घना जंगल है वहां पे, है ना। तो बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में है। और इसके पश्चिमी भाग में जाएंगे तो आपको मैकाल रेंज मिलेगा, जो महादेव श्रेणी का ही एक हिस्सा है, मैकाल रेंज। तो मैकाल रेंज बड़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ बेसिन की ये अवस्थिति है और इसके चारों ओर जो अलग अलग संरचनाएं हैं उसके बारे में मैंने आपको समझाया। अब छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन, जो भी आपके लिए, यहाँ से महानदी का अपवाह होता है ना। अब ये जो महानदी बेसिन है, यहाँ के बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ भी तमाम तरह के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। लोहा, मैंगनीज, कोयला यहाँ भी बड़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि पूरे भारत में कोयले का सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ है, तो झारखंड में। लेकिन यदि आपसे कभी पूछे कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो आप देखेंगे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों में डेटा चेंज होता है। किसी वर्ष झारखंड में सर्वाधिक उत्पादन हो जाता है, किसी वर्ष उड़ीसा में हो जाता है, किसी वर्ष छत्तीसगढ़ में। तो कोयले के दृष्टिकोण से झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये तीनों संलग्न राज्य ये बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कोयले का प्रचुर मात्रा में विकास हुआ है ना। तो महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ बेसिन कोयले के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, चूंकि यहाँ महानदी बहती है और महानदी का अपवाह काफी बड़े क्षेत्र में है, तो यह क्षेत्र कृषि के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कृषि की बड़ी अच्छी मतलब खेती बाड़ी के लिए बड़ी अच्छी अनुकूल परिस्थितियां हैं। इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। पूरे छत्तीसगढ़ का जो सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इसी महानदी बेसिन के क्षेत्र में है। और यहाँ पे चावल की
विविध प्रकार की चावल की खेती होती है और बहुत प्रचुर मात्रा में होती है, इसीलिए इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का राइस बाउल कहा जाता है ना। धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन के क्षेत्र को। तो ये इंफॉर्मेशन छत्तीसगढ़ बेसिन के बारे में या महानदी बेसिन के बारे में आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। अब ये जो तीसरा हमारा इसमें जो पार्ट है पूर्वी पठार का, वह है दंडकारण्य पठार। जानते हैं दंडकारण्य पठार मूलतः दो शब्द से बना है। दंड का अरण्य, माने अरण्य का मतलब होता है जंगल। देखिए मैंने यहां पे लिखा है जंगल, वन, ऐसा वन जिसका इस्तेमाल दंड देने के लिए किया जाता है। ये रामायण में दंडकारण्य की चर्चा हुई है। भगवान राम को जो वनवास मिला था उसमें उन्होंने वनवास का एक बड़ा हिस्सा दंडकारण्य के जंगल में बिताया था। तो दंडकारण्य जो है वो रामायण से लिया गया शब्द है, इसीलिए इसका जो है भारत में वो धार्मिक महत्व भी है ना। तो दंडकारण्य एक पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र है और अगर आप इसका विस्तार देखेंगे तो इसका विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, मूल रूप से इन 4 राज्यों में है। और यदि इसका और विस्तार देखेंगे तो ये महाराष्ट्र के बॉर्डर से भी संलग्न होता है। अगर प्राचीन समय के दंडकारण्य की बात करेंगे तो इसका विस्तार महाराष्ट्र में भी था, लेकिन वर्तमान बात करेंगे तो 4 मूल राज्यों में है। इन राज्यों में मूलतः और महाराष्ट्र के बॉर्डर के साथ भी ये संलग्न हो जाता है दंडकारण्य का पठार, ठीक है। अब दंडकारण्य पठार के बारे में आपको बताएं। दंडकारण्य पठार के पश्चिम में अबूझमाड़ पहाड़ी है। अबूझमाड़, अबूझमाड़ एक बहुत ही पॉपुलर शब्द है। एक अबूझमाड़ जनजाति भी छत्तीसगढ़ में इसी पहाड़ी क्षेत्र में रहती है। कई बार आए दिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि अबूझमाड़ या जनजाति कहाँ रहती है, या अबूझमाड़ प्रजाति कहाँ है, या अबूझमाड़ पहाड़ी कहाँ है, तो आपको बता देना है छत्तीसगढ़ में। तो इसके पश्चिमी भाग में, यानी अगर ये दंडकारण्य का पठारी क्षेत्र है तो इसके पश्चिमी हिस्से में अबूझमाड़ का पठारी क्षेत्र है, जंगल है, ठीक है। दूसरी बात इसकी जो पूर्वी सीमा है, इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो पूर्वी घाट के साथ संलग्न है। तो दंडकारण्य पठार का पूर्वी भाग जो है वो पूर्वी घाट के साथ संलग्न है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद आप एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये जो दंडकारण्य पठार है, यहाँ से एक बड़ी प्रमुख नदी है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी यहाँ से अपवाहित होती है। इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक है, जिसका अपवाह दंडकारण्य पठारी क्षेत्र से होता है। यद्यपि आप देखेंगे तो महानदी का भी कुछ हिस्सा यहाँ से बहता है, गोदावरी नदी का भी कुछ हिस्सा यहाँ से बहता है, लेकिन इसके बीच के क्षेत्र से इंद्रावती नदी का अपवाह होता है। यानी ज्यादातर क्षेत्र से इंद्रावती नदी का अपवाह होता है। और यह भी दंडकारण्य का क्षेत्र भी खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ पे प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन पाया जाता है। लेकिन आप जानते हैं दंडकारण्य का पठारी क्षेत्र जो है वो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, और सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यह आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यद्यपि यहाँ पे खनिज संसाधन अधिक है, लेकिन सूखे के कारण यह क्षेत्र क्या हो गया है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हो गया है, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग मेघालय के पठार के बारे में समझेंगे। तो देखिए यहाँ मेघालय के पठार के बारे में मैंने थोड़े इन्फॉर्मेशन लिखे हैं, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। मेघालय का पठार, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था या फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि मेघालय की अवस्थिति तो नॉर्थ ईस्ट में है। आप जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर्स, उनके साथ ही मेघालय को जोड़ा जाता है, वो 7 सिस्टर्स में शामिल है। लेकिन मेघालय, जैसे हम लोग हिमालय पर्वत का विस्तार पूर्वोत्तर भारत में देख रहे थे, लेकिन हिमालय पर्वत का विस्तार मेघालय के पठारी क्षेत्र में नहीं देखते हैं। हिमालय पर्वत का विस्तार पूर्वोत्तर के 7 में से 6 राज्यों में तो है, लेकिन मेघालय के पठारी क्षेत्र में जो पहाड़ियां पाई जाती है वो हिमालय का विस्तार नहीं है, हिमालय से मिलती संरचना नहीं है, इसीलिए इसको हम अलग से पढ़ते हैं। ये किससे जुड़ी हुई संरचना है, ये प्रायद्वीपीय पठार से जुड़ी हुई संरचना है। मैं फिर बता रहा हूं, यद्यपि मेघालय राज्य 7 सिस्टर्स में शामिल है, पूर्वोत्तर भारत में है ना। तो सुनने से तो लगता है कि ये पूर्वोत्तर हिमालय का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन पूर्वोत्तर हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये जो है प्रायद्वीपीय पठारी भाग का हिस्सा है ना। भू संचलन की गतिविधियों के कारण एक हिस्सा जो है वो यहां से टूट के इधर चला गया या खिसक के इधर चला गया। इधर पूरा आप ये अगर मैप देखें, ये मैप देखने की कोशिश करें तो ये मैंने पूर्वोत्तर भारत बनाया है ना। और ये हिस्सा देखिए, यहाँ पे मैंने मेघालय का पठार दिखाया है, और यहाँ से अगर इस हिस्से में आएंगे तो ये सारा हिस्सा देखिए राजमहल पहाड़ी, और इधर पूरा भारत का शेष हिस्सा आपको दिखाई पड़ेगा। तो देखने से तो ऐसा लगता है कि ये जो है ये पूर्वोत्तर भारत की संरचना के साथ यहाँ की संरचना मिलती होगी, जो भू आकृतिक संरचना, लेकिन ऐसा नहीं है।
इसकी भू आकृतिक संरचना जो है वो प्रायद्वीपीय पठार से मिलती जुलती है। भू संचलन की जो क्रिया हुई, भूगर्भिक हलचल हुई, उसमें एक हिस्सा जो प्रायद्वीपीय पठार का था वो टूट के इधर खिसक गया और वही मेघालय पठार के रूप में अवस्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो मेघालय का पठार जो है उसको उत्तर पूर्वी का पठार या पूर्वोत्तर का पठार भी कहते हैं। अगर आप इस मैप में देखने का प्रयास करें तो मेघालय का पठार आप देख सकते हैं यहाँ पे है। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा बांग्लादेश वगैरह का जो क्षेत्र है उधर का हिस्सा है, और इधर आप देखिएगा तो इधर राजमहल हिल्स, इधर वेस्ट बंगाल, ये सारी चीजें हैं। तो राजमहल पहाड़ी और मेघालय पठार के बीच का जो क्षेत्र है, जो मैंने कहा कि वो भू संचलन की गतिविधि के कारण खिसक गया, तो बीच का जो हिस्सा बचा उसको राजमहल गारो गैप बोलते हैं। राजमहल गारो गैप क्यों बोलते हैं उसको आप समझ लीजिए। मेघालय पठार का जो विस्तार है उसमें 3 बड़ी महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, जिसमें से एक पहाड़ी का नाम है गारो पहाड़ी, दूसरा का नाम है खासी पहाड़ी और तीसरा का नाम है जैंतिया पहाड़ी। ध्यान रखिएगा, गारो, खासी और जैंतिया ये पहाड़ियों का नाम है और इन पहाड़ियों पे रहने वाली जनजातियों को भी कहते हैं। गारो पहाड़ी क्षेत्र में गारो जनजाति रहती है, खासी पहाड़ी क्षेत्र में खासी जनजाति और जैंतिया पहाड़ी क्षेत्र में जैंतिया जनजाति रहती है। कई बार पूछ दिया जाता है कि गारो, खासी, जैंतिया इनमें से तीनों या इनमें से कोई एक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो मेघालय राज्य में पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं ये जो गारो पहाड़ी है वो सबसे पश्चिम में है और ये राजमहल पहाड़ी के नजदीक है, इसलिए ये जो गैप है ना, ये जो हिस्सा है इसको राजमहल गारो गैप कहा जाता है। अब यहाँ से आने वाली नदियां जो आती हैं, इधर से गंगा नदी आती है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निर्माण के कारण ये डेल्टाई क्षेत्र बन गया है ना, समुद्र के बगल का डेल्टाई क्षेत्र, मतलब नदियों के जल के द्वारा जो अवसाद लाए गए, अवसाद छोड़े गए, उनके जमाव के कारण ये पूरा डेल्टाई क्षेत्र बन गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसी गैप को वेस्ट बंगाल में मालदा गैप कहते हैं। तो इसको या तो राजमहल गारो गैप कहेंगे यूनिवर्सली, या वेस्ट बंगाल के दृष्टिकोण से इसको मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो गारो, खासी और जैंतिया है, इसमें से खासी और जैंतिया जो इसका विस्तार शिलोंग श्रेणी, शिलोंग रेंज पर है, यानी मेघालय की राजधानी शिलोंग जानते हैं, तो शिलोंग पठारी क्षेत्र जो है, शिलोंग का जो स्पेशल पठार है, उस पठारी क्षेत्र में खासी और जैंतिया पहाड़ी अवस्थित है। और जानते हैं ये पूरे मेघालय का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है या सबसे ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र है। कौन सा? शिलोंग पठारी क्षेत्र, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात कि ये जो गारो है, गारो हिल्स है, गारो की जो सबसे ऊंची चोटी है, गारो की सबसे ऊंची चोटी, गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है नोक्रेक। ये ध्यान रखना है इसको दो दृष्टिकोण से। एक तो ये पूछा जा सकता है कि गारो की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बता दीजिएगा नोक्रेक। दूसरा, नोक्रेक जो है वो भारत के जो कुल बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें से एक बड़ी महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो नोक्रेक एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इसलिए भी इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो खासी और जैंतिया है ना, तो इनमें से जो खासी है, खासी पहाड़ी, उस खासी पहाड़ी के क्षेत्र में ही एक जगह है, इसी पहाड़ी के क्षेत्र में, जिसका नाम है चेरापूंजी। और उसी चेरापूंजी के बगल में एक जगह है जिसका नाम है मौसिन राम। और आप जानते हैं मौसिन राम भारत ही नहीं पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो इसलिए 400 मिलीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है यहाँ पे। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि गारो की सबसे ऊंची चोटी नोक्रेक है, जो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है नोक्रेक, और खासी जो है उसी खासी पहाड़ी के क्षेत्र में मौसिन राम और चेरापूंजी अवस्थित है। मौसिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। खासी और जैंतिया को अगर मिला देंगे तो वो शिलोंग श्रेणी पर अवस्थित है, जो मेघालय पठार का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, ठीक है। मेघालय से जुड़े हुए एक दो बात और आपको मैं समझा देता हूं, वो ये कि मेघालय का जो पठार है, उस मेघालय के पठार में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मौसिन राम है, यानी कि वर्षा अधिक होती है। तो मेघालय के पठारी क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ पे वनस्पति का भी बहुत अधिक विकास हुआ है। आप खुद सोच सकते हैं, जहां पे वर्षा की मात्रा अधिक होगी वहां वनस्पतियों का विकास क्या होगा, बहुत अधिक होगा। और जहां वनस्पतियों का विकास अधिक होगा वहां पे बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अधिक मिलेंगे। तो ये क्षेत्र जो है वो जैव विविधता के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है। और एक बात यहाँ पे और आप समझ लीजिए कि जहां पे वर्षा और वनस्पति अधिक होती है, और यदि वहां तापमान भी अधिक है, वहां पे अगर तापमान अधिक है और बारिश भी अधिक हो रही है, और बारिश होगी तो वनस्पति तो होगी ही, उस क्षेत्र में जिस मृदा का विकास होता है उसको लैटेराइट मृदा कहते हैं।
तो मेघालय के पठारी क्षेत्र में लैटेराइट मृदा का विकास हुआ है। भारत में लैटेराइट मृदा का विकास बहुत ही कम जगहों पे हुआ है। आप जब मृदा के बारे में पढ़ेंगे, भारत की मृदाओं के बारे में, तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे लैटेराइट मृदा, एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं लैटेराइजेशन, और उसी प्रोसेस से लैटेराइट मृदा का विकास होता है। तो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में लैटेराइट मृदाएं मिलती हैं, तो हम देखेंगे कि कैसे लैटेराइट मृदा बनती है। आपको केवल अभी ये ध्यान में रखना है कि मेघालय के पठारी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक वनस्पति के साथ साथ तापमान भी अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ पे लैटेराइट मृदा का विकास हुआ है। तो दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको पूर्वी पठार और उत्तर पूर्वी पठार के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम लोग दक्कन का पठार, दक्षिण की पहाड़ियां और पश्चिमी व पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। इसमें जो कंटेंट मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। मेरी कोशिश है कि आपको आसानी से हम इन चीज़ों को समझा दें ताकि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। और अंत में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक्स हैं, आप वहां जाके वीडियो देख लीजिए। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल आप अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।